50 क्वेश्चंस, कैन यू बिलीव इट? बायोब्लिंकर्स के साथ सब पॉसिबल है, क्योंकि आज की वीडियो हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, जिसमें मेनली ये क्वेश्चन बेस्ड होंगे लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन और फोटो रेस्पिरेशन पे, क्योंकि इस चैप्टर में यही 3 टॉपिक है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसमें से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के बराबर में लिखा है कि ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया था या कौन से ईयर में आया था, क्योंकि अगर ये आपको पता होगा तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर कौन कौन से टॉपिक है जिन पे आपको ज्यादा एम्फेसिस देने की जरूरत है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. The process which takes major difference between C3 and C4 plant is option number 1 is photorespiration, option number 2 is respiration, option 3 glycolysis, option number 4 Calvin cycle. तो हमें पता है कि जो मेजर डिफरेंस होता है बिटवीन C3 और C4 प्लांट वो है फोटो रेस्पिरेशन. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. वो तो देखने से ही पता चल रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था. C3 प्लांट है जिसमें फोटो रेस्पिरेशन होता है, C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है. क्यों? क्योंकि C3 प्लांट्स के पास क्रैंस एनाटमी नहीं होती, इसका मतलब उनके पास CO2 कॉम्पनसेटिंग मैकेनिज्म ही नहीं होता. वहीं C4 के पास क्रैंस एनाटमी होती है, जिसकी वजह से वो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं इन द बंडल शीथ सेल, क्योंकि उनके पास बंडल शीथ सेल्स होती है जो कि थिक वॉल होती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. Question number 2 says the oxygenation activity of Rubisco enzyme in photorespiration lead to the formation of. ऑप्शन 1 दे रखा है 1 molecule of 4 carbon compound and 1 molecule of 2 carbon compound, second 2 molecule of 3 carbon compound, third 1 molecule of 3 carbon compound and fourth 1 molecule of 6 carbon compound. हमें पता है कि जो रुबिस्को होता है वो एक बायफंक्शनल एंजाइम है. उसके पास दो एक्टिविटी होती है. वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकता है और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकता है. जब वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी परफॉर्म करता है तब वो दो मॉलिक्यूल बनाता है. एक मॉलिक्यूल वो बनाता है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट का और एक मॉलिक्यूल बनाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट का. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. क्यों? क्योंकि ये जो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये 2 कार्बन कंपाउंड है और 3-फॉस्फोग्लिसरेट ये 3 कार्बन कंपाउंड है. तो ऑप्शन 1 ने क्या बोला? 1 मॉलिक्यूल ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड का 4 कार्बन कंपाउंड तो कहीं भी नहीं बन रहा, तो ये गलत हो गया. ऑप्शन नंबर 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड का सिर्फ एक मॉलिक्यूल बनता है, दो नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया. ऑप्शन 4 कह रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन का तो कोई मॉलिक्यूल नहीं बनता. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड. और ये क्वेश्चन आया था नीट 2020 में. क्वेश्चन नंबर 3, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन ऑप्शन 1 C4 plants, 2 C2 plant, 3 C3 and C4 plant. ऑप्शन 4 इज C3 plants. ये क्वेश्चन आया था नीट 2017 में. हमें पता है जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है ना इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 plants. ये याद रख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. घुमा फिरा के यही क्वेश्चन कई बार पूछे जा गए हैं. इस डायग्राम में ध्यान से देखो. हमें पता है C4 प्लांट्स के पास दो फोटोसिंथेटिक सेल होते हैं, एक मीजोफिल सेल, एक बंडल शीथ सेल. मीजोफिल सेल में क्या होता है? जब एटमॉस्फेरिक CO2 आती है ये CO2 वाटर के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है. जब ये हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है ये हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ कंबाइन होके 4 कार्बन कंपाउंड बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. और ये कहाँ बन रहा है? मीजोफिल सेल. किसकी मीजोफिल सेल? C4 प्लांट की मीजोफिल सेल में. सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 which is C4 plants. Question 4, the ratio of carbon dioxide fixation between C4 plant and C3 plant is 1:3, 2 1:1, 3 1:2 and option 4 is 2:1. ये आया था नीट 2022 में. बेसिकली उन्होंने पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का रेशियो क्या है C4 प्लांट में एंड C3 प्लांट में. अब देखो जो C3 प्लांट है उसमें कितना CO2 फिक्स हो रहा है? एक ही तो CO2 फिक्स हो रहा है. ठीक है, कहाँ फिक्स हो रहा है? मीजोफिल सेल में.
किसके थ्रू? कैल्विन साइकिल के थ्रू। वहीं पे जो C4 प्लांट होते हैं उसमें CO2 दो बार फिक्स्ड होता है। याद रख लेना, C4 प्लांट में दो बार फिक्स्ड होता है। कैसे? सबसे पहला CO2 फिक्स हो रहा है मीजोफिल सेल में। जब ये CO2 सबसे पहले वाटर के साथ कंबाइन होके हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है, फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ कंबाइन होके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना लेता है। तो पहला CO2 तो यहाँ फिक्स हो गया। अब ये ही ऑक्सैलो एसिटेट फिर मैलेट में बनता है। मैलेट जो होता है वो बंडल शीथ सेल में जाता है। बंडल शीथ सेल में ये मैलेट फिर से C3 एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एक CO2 रिलीज हो जाती है। ये जो CO2 है वो जो रिलीज हुई है बंडल शीथ सेल में वो कैनविल साइकिल में चली जाती है। तो यहाँ पे एक CO2 फिक्स हुई, एक CO2 यहाँ फिक्स हुई। टोटल कितनी CO2 फिक्स हुई? दो CO2 फिक्स हुई। एक मीजोफिल सेल में फिक्स हुई, एक बंडल शीथ सेल में फिक्स्ड हुई। वहीं C3 प्लांट में सिर्फ एक ही बार CO2 फिक्स हो रही है, वो भी सिर्फ मीजोफिल सेल में। सो रेशियो क्या हुआ? सबसे पहले हमें पूछा गया C4 प्लांट के बारे में, तो 2, फिर है C3 प्लांट तो 1। रेशियो हुआ 2:1। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, 2:1। क्वेश्चन 5 कैसा है कि given below are two statements. Statement 1 says the primary CO2 acceptor in C4 plant is phosphoenol pyruvate and is found in the mesophyll cell. Statement 2 says mesophyll cells of C4 plant lack Rubisco enzyme. In the light of the above statement, choose the correct answer from the following statement. So हमें दो स्टेटमेंट दी हुई है, हमें वो बताना है कि वो दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों गलत है या उनमें से एक गलत है एक सही है, वो हमको बताना है। और ये क्वेश्चन आया था नीट 2022 में। तो पहली स्टेटमेंट तो कह रही है कि जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है C4 प्लांट में वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है एंड इज फाउंड इन द मेसोफिल सेल। देखो ये जो CO2 है, सबसे पहले इसका प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है? पेपी तो है, विच इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और कहाँ पे वो मिलता है? वो मेसोफिल सेल में मिलता है। किसकी मेसोफिल सेल में? C4 प्लांट की मेसोफिल सेल में। तो यही तो बोला गया है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड इज फाउंड इन द मेसोफिल सेल। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि जो मेसोफिल सेल्स होती है C4 प्लांट, दे लैक रुबिस्को एंजाइम। अब तुम यहाँ देखो, जो C4 प्लांट की मेसोफिल सेल है उसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? उसमें है पेप कार्बोक्सिलेज। ठीक है, रुबिस्को थोड़ी है। रुबिस्को कहाँ मिल रहा है हमें? रुबिस्को हमें मिल रहा है बंडल शीथ सेल ऑफ C4 प्लांट। C4 प्लांट की बंडल शीथ सेल में रुबिस्को होता है, ना कि मेसोफिल सेल में। और स्टेटमेंट 2 यही कह रही है कि जो मेसोफिल सेल होती है C4 प्लांट की, उसमें रुबिस्को एंजाइम नहीं होता क्योंकि वहां पे पेप कार्बोक्सिलेज होता है। तो ये भी ट्रू है। So both statements are true. So correct option is option number 4th. That statement 1 and statement 2 are correct. I hope it is clear to everyone. Next question says 6. Which of the following statement is incorrect? ध्यान से पढ़ लेना, करेक्ट और इनकरेक्ट, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो। ये क्वेश्चन आया था नीट 2020 में, which says ऑप्शन 1 हमें दे रखा है जो रुबिस्को है इज अ बायफंक्शनल एंजाइम। ऑप्शन 2 इन C4 plant the site of Rubisco activity is mesophyll cell. Third, the substrate molecule for Rubisco activity is a 5-carbon compound. Fourth, Rubisco action require ATP and NADPH. हमें एक रॉन्ग स्टेटमेंट, इन चारों स्टेटमेंट से कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है, हमें वो चीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, रुबिस्को फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि रुबिस्को एक बायफंक्शनल एंजाइम है। एब्सोल्युटली ट्रू, ये सही स्टेटमेंट है क्योंकि रुबिस्को एक बाय फंक्शनल एंजाइम है। और ये मैंने अपनी वीडियो में भी बताया है क्योंकि रुबिस्को के पास दो एक्टिविटी होती है, एक तो ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी परफॉर्म करता है, दूसरी ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी परफॉर्म करता है। इसकी वजह से इसको बायफंक्शनल एंजाइम कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि जो C4 प्लांट्स होते हैं, the site of Rubisco activity is mesophyll cell. नहीं, C4 प्लांट में जो साइट ऑफ रुबिस्को एक्टिविटी होती है वो होती है बंडल शीथ सेल। देख रहे हो यहाँ पे जो CO2 निकली वो फिक्सेशन होगा उसका बाय कैल्विन साइकिल।
और कैल्विन साइकिल में ही तो हमें रुबिस्को मिलता है, राइट? और वो कैल्विन साइकिल कहाँ हो रही है? कैल्विन साइकिल हो रही है बंडरशीज सेल में। तो रुबिस्को की एक्टिविटी जो होती है वो हमें बंडरशीज सेल में देखने को मिलती है, ना कि मेसोफिल सेल में। तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 3 कहती है जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है फॉर रुबिस्को एक्टिविटीज अ 5 कार्बन कंपाउंड। एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि जो सबस्ट्रेट होता है वो RuBP होता है, विच इज अ राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, और ये RuBP जो होता है ये 5 कार्बन कंपाउंड होता है, तो ये भी करेक्ट है। रुबिस्को एक्शन रिक्वायर्स ATP एंड NADPH, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कैल्विन साइकिल का जो रिडक्शन फेज होता है वहां पे ATP और NADPH यूटिलाइज होते हैं, तो ये भी सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी? इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट नंबर 2। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, कि जो C4 प्लांट होता है उसमें जो साइट ऑफ रुबिस्को एक्टिविटी होती है वो बंडरशीज सेल में होती है, ना कि मेसोफिल सेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन Hatch-Slack pathway the primary CO2 acceptor is option 1 oxaloacetic acid, option 2 is phosphoglyceric acid, ऑप्शन 3 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और 4th इज रुबिस्को। ये क्वेश्चन आया था नीट 2019 में। Hatch-Slack जो होता है ये एक ऑल्टरनेट नेम है फॉर द C4 पाथवे। ये याद रख लेना, ऑल्टरनेट नेम जैसे C3 साइकिल होती है, कैल्विन साइकिल होती है, डार्क रिएक्शन होती है, इंडिपेंडेंट लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं, तो ये सारे ऑल्टरनेटिव नेम होते हैं ऑफ C3 साइकिल के। वैसे ही C4 पाथवे का जो ऑल्टरनेटिव नेम होता है वो होता है Hatch-Slack पाथवे। इसमें पूछा गया जो Hatch-Slack पाथवे का जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है वो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। इसको याद कर लेना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, अगर आपको पता है तो इजिली 4 मार्क्स आपके पॉकेट में है। So the correct option is option number 3, which is phosphoenol pyruvate. Question 8 कहता है non-cyclic photophosphorylation result in the formation of। ये क्वेश्चन आया था नीट 2021 में। ऑप्शन 1 हमें दे रखा है ATP and NADH plus H plus, सेकेंड ATP only, थर्ड ATP and NADPH plus H plus, फोर्थ इज ATP, ADP और NADH। तो हमें प्रोडक्ट बताने हैं ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, सबसे पहला प्रोडक्ट होता है उसका O2, दूसरा प्रोडक्ट होता है ATP और तीसरा प्रोडक्ट होता है NADPH। ये प्रोडक्ट याद रख लेना, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमा फिरा के वो एक ही चीज पूछ लेता है, द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन, वो भी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। तो 3 प्रोडक्ट बनते हैं, O2 बनता है, ATP बनता है और NADPH बनता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें ATP गिवन है, लेकिन NADH गिवन है, NADH तो होता नहीं है, NADPH बनता है। सेकेंड में बोला गया है सिर्फ ATP। ATP जो होता है ना वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बनता है खाली। ये भी याद रख लेना कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में खाली ATP बनता है, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमें 3 चीजें मिलती है, O2, ATP और NADPH। थर्ड कहता है ATP and NADPH plus H plus, ये बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? क्वेश्चन 8 का करेक्ट ऑप्शन इज 3, ATP and NADPH। फोर्थ कह रहा है ATP, ADP and NADH, NADH नहीं बनता है। ठीक है, ये हो गया। देन क्वेश्चन 9, ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन व्हेन इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर एट PS2, व्हाट इज द सोर्स व्हिच रिप्लेसेस दीज इलेक्ट्रॉन? ऑप्शन 1 इज ऑक्सीजन, ऑप्शन 2 इज वाटर, ऑप्शन 3 इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन 4 इज लाइट। ये जो क्वेश्चन था वो नीट 2020 में आया था। इन्होंने पूछा है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस जब होता है तो PS2 पे जब लाइट पड़ती है ना, फोटॉन्स पड़ते हैं, यहां से जो इलेक्ट्रॉन होता है PS2 से वो एक तो एक्साइट हो गया और वो चला गया फियोफाइटिन के पास। तो यहाँ पे तो वैकेंसी हो गई ना इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन यहाँ खाली हो गया, उसे अब PS2 को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। तो वो इलेक्ट्रॉन उसे कहाँ से मिलता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर एट PS2, व्हाट इज द सोर्स व्हिच रिप्लेसेस दीज इलेक्ट्रॉन?
वो इलेक्ट्रॉन उसे वापस कहाँ से मिलता है? वो इलेक्ट्रॉन उसे वापस मिलता है वाटर से, क्योंकि वाटर की जब स्प्लिटिंग होती है तो O2 बनता है और 4 प्रोटॉन्स निकल जाते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से 4 जो इलेक्ट्रॉन निकले वो कहाँ चले गए? वो PS2 पे चले गए। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, वाटर। Question 10 says immersion enhancement effect and the red drop have been instrumental in the discovery of 1. Photophosphorylation and a non-cyclic electron transport. Option 2. Two photosystem operating simultaneously. Option 3. Photophosphorylation and cyclic electron transport. Option 4. Oxidative phosphorylation. ये क्वेश्चन आया था नीट 2016 में। अगर आप इस ग्राफ को देखो जो कि रिलेशन शो कर रहा है बिटवीन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट, कि जब हमने 680 नैनोमीटर दी तब हमें इतना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मिला, जब 700 नैनोमीटर दिया तो इतना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मिला। जब हमने 680 नैनोमीटर प्लस 700 नैनोमीटर को एक साथ दिया तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस था वो इन दोनों के सम से भी ज्यादा था। इसका मतलब उसमें कुछ लेवल ऑफ एनहांसमेंट देखने को मिली। ये पर्पल कलर जो है ना वो एनहांसमेंट शो कर रहा है, इसलिए इसको कहा गया इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। अब 680 नैनोमीटर पे कौन सा फोटो सिस्टम एक्टिव होता है? फोटो सिस्टम 2। 700 नैनोमीटर पे PS1 एक्टिव होता है। इसका मतलब जब दोनों ही फोटो सिस्टम एक्टिव होते हैं तब हमें इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट देखने को मिलता है। So the correct option with respect to this question is option number 2, two photo system operating simultaneously. Question 11, which of the following statement is incorrect? ये क्वेश्चन आया था नीट 2021 में। स्टेटमेंट 1 कहती है that both ATP and NADPH are synthesized during non-cyclic photophosphorylation. बिल्कुल सही है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमें ATP भी मिलता है और NADPH भी मिलता है। स्टेटमेंट सेकंड कहती है कि दैट स्ट्रोमा लैमेली हैव PS1 ओनली एंड लैक NADP रिडक्टेज। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जब हम खाली PS1 एक्टिव होता है इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रही है, और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ PS1 एक्टिव होता है, ये याद रखना। इसमें सिर्फ ATP ही बनता है और NADPH नहीं बनता। तो स्टेटमेंट 2 कहती है दैट स्ट्रोमा लैमेली have PS1 only, absolutely correct, and lack NADP reductase। ये भी सही है, क्योंकि वहां पे NADP reductase नहीं होता, इसकी वजह से NADPH नहीं बनता और हमें सिर्फ खाली ATP देखने को मिलती है। अब स्टेटमेंट 3 कहता है दैट ग्राना लैमेली हैव बोथ PS1 एंड PS2। अब इस इमेज को ध्यान से देखना, दैट यहाँ पे बहुत सारे थाइलाकॉइड्स हैं। ये थाइलाकॉइड 1, ये 2, ये 3, देन 4 एंड देन 5, और ये सारे ही थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर स्टैक होके ग्राना बना रहे हैं, राइट। अगर मैं इसी का ही एक एनलार्ज वर्जन यहाँ पे दिखाऊं, ये थाइलाकॉइड 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, और ये जो मेम्ब्रेन है ना इन थाइलाकॉइड के बीच में, इसी को ही बोलते हैं हम ग्राना लैमेली। और इस ग्राना लैमेली या थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ही PS1 और PS2 दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो स्टेटमेंट 3 कहती है दैट ग्राना लैमेली हैव बोथ PS1 एंड PS2। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ स्टेटमेंट 4 सेज दैट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बोथ PS1 एंड PS2। दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि मैंने अभी बताया था स्टेटमेंट 2 जब हम डिस्कस कर रहे थे दैट PS1 जो होता है ना वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ही होता है। मतलब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ PS1 ही एक्टिव होगा, PS2 नहीं होता। और फोर्थ स्टेटमेंट कह रही है कि PS2 और PS1 दोनों ही साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता है, जो कि गलत है, क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में खाली PS1 ही एक्टिव होता है या वो ही प्रेजेंट होता है, PS2 एब्सेंट होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन इज फोर्थ, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। Question 12. In photosynthesis, the light-independent reaction take place at number 1 stromatal matrix, 2nd thylakoid lumen, 3rd photosystem 1 and 4th photosystem 2. This question came in AIPMT 2015. अब जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है ये ऑल्टरनेटिव नेम है किसके? डार्क रिएक्शन के, कैल्विन साइकिल के, C3 साइकिल एंड बायोसिंथेटिक साइकिल। इन सब के ही ये ऑल्टरनेटिव नेम है
तो इनको याद रख लेना कि डार्क रिएक्शन को ही कैल्विन साइकिल कहते हैं, उसी को C3 साइकिल कह रहे हैं, उसी को बायोसिंथेटिक साइकिल कह रहे हैं और उसी को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस कहते हैं। क्वेश्चन पूछा है दैट इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस एट, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1 स्ट्रोमेटल मैट्रिक्स। अब इस डायग्राम में देखना दैट कैल्विन साइकिल, जिसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, C3 साइकिल भी कहते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, ये कहाँ हो रही है? ये स्ट्रोमा में होती है, जबकि जो लाइट रिएक्शन होती है वो थाइलाकॉइड या ग्राना में होती है। Question 13. In chloroplast, the highest number of protons are found in number 1 stroma, second lumen of thylakoid, third intermembrane space and fourth antenna complex. ये नीट 2016 में आया था ये क्वेश्चन। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखना, इन्होंने पूछा है हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। ये जो डायग्राम है ये थाइलाकॉइड का है, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, ठीक है। जब PS2 पे लाइट पड़ती है और PS2 एक्साइटेड हो जाता है और इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन को देता है, फिर फियोफाइटिन प्लास्टोक्विनोन को इलेक्ट्रॉन देता है, तो PS2 पे यहाँ पे वैकेंसी हो जाती है इलेक्ट्रॉन की। अब PS2 को भी तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, PS2 क्या करता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है PS2 पे, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। और जब इस वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो यहाँ पे O2 भी निकलता है और H+ भी निकलते हैं, तो एक H+ तो यहाँ से आ गया, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन पे गया तो प्लास्टोक्विनोन एक हाइड्रोजन कैरियर है, ये याद रख लेना, वो प्रोटॉन कैरियर की तरह एक्ट करता है। वो इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम B6F को, और साइटोक्रोम B6F भी एक प्रोटॉन पंप की तरह एक्ट करता है। वो भी क्या कर रहा है, ये प्रोटॉन लेके आ रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, स्ट्रोमा में से प्रोटॉन ये थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में लेके आ रहे हैं। तो यहाँ से स्ट्रोमा से भी प्रोटॉन कहाँ आ रहे हैं, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में आ रहे हैं। फिर वाटर की स्प्लिटिंग भी हो रही थी PS2 पे, वहां पे भी प्रोटॉन थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में बन रहे थे। अब जो FNR है वो क्या होता है, वो थाइलाकॉइड के जो मेम्ब्रेन होती है ना, उस पर थोड़ा आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा आउटर साइड पे प्रेजेंट है। ये क्या करता है, जब ये NADPH बनाता है तो ये जो प्रोटॉन है कहाँ से ले रहा है, ये लेता है स्ट्रोमा में से। NADPH बनाने के लिए वो प्रोटॉन ले रहा है स्ट्रोमा में से, तो इसका मतलब स्ट्रोमा में क्या है, स्ट्रोमा में H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। क्यों? क्योंकि एक तो NADPH ने ले लिया, एक जब साइटोक्रोम B6F से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं तब वहां से स्ट्रोमा में से थाइलाकॉइड ल्यूमेन में प्रोटॉन आ गया, फिर वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है थाइलाकॉइड ल्यूमेन में, जिसकी वजह से H+ वहां भी बढ़ रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ ल्यूमेन में सबसे ज्यादा होगी और स्ट्रोमा में कम होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। Question 14 says, identify the correct statement regarding the chemiosmotic hypothesis. A, splitting of water molecule takes place on the inner side of the membrane. अब देखो, पहला कह रहा है कि स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही, वाटर की स्प्लिटिंग कहाँ हो रही है, ये तो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन हो गई, वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है PS2 पे और ये थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में हो रही है, मतलब इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, तो ये भी करेक्ट है। सेकेंड कह रहा है दैट प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड, बिल्कुल करेक्ट। वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से एक ऊपर से प्लास्टोक्विनोन ये साइटोक्रोम B6F भी क्या कर रहे हैं, स्ट्रोमा में से हाइड्रोजन ले रहे हैं, प्रोटॉन्स ले रहे हैं और थाइलाकॉइड ल्यूमेन में ट्रांसफर कर रहे हैं, उसकी वजह से। और FNR जो हो रहा है वो NADPH बना रहा है, लेकिन वो प्रोटॉन कहाँ से ले रहा है, स्ट्रोमा में से। सो स्ट्रोमा में कॉन्सेंट्रेशन प्रोटॉन्स की कम हो रही है और थाइलाकॉइड ल्यूमेन में इंक्रीज हो रही है, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड कह रहा है दैट प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये गलत है, क्योंकि PS2 जब होता है, PS2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसको देता है, फियोफाइटिन को, जो हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अब फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन देता है प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन जो है
वो एक हाइड्रोजन कैरियर है, एक प्रोटॉन कैरियर है, ना कि वो एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इसको याद रख लेना। तो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं, टू एन हाइड्रोजन और द प्रोटॉन कैरियर। ये स्टेटमेंट गलत है। डी, NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane, absolutely correct। ये देख रहे हैं FNR, फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, ये जो प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है टुवर्ड्स द आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, और ये फेस करता है स्ट्रोमा को। इसलिए फेस करता है ताकि ये स्ट्रोमा में से प्रोटॉन लेके NADPH का फॉर्मेशन कर सके, तो ये भी करेक्ट है। ई कहती है दैट प्रोटॉन्स इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्ट्रोमा, नहीं, प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रोमा में डिक्रीज होती है, ना कि इंक्रीज। तो कितनी स्टेटमेंट सही है हमारी? ए सही है, बी सही है एंड डी सही है। ए, बी एंड डी, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। Question 15 says, which one of the following is not true regarding the release of ATP synthesis during release of energy during ATP synthesis through chemiosmosis, and it involves. This question came in NEET 2022. क्वेश्चन पूछा है इनके इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है रिगार्डिंग द एटीपी सिंथेसिस थ्रू केमियोस्मोसिस। स्टेटमेंट 1, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जब एटीपी का सिंथेसिस होता है तो प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का। तो हमें आंसर तो मिल गया है कि दैट ऑप्शन 1 इज नॉट ट्रू, और इट्स करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन। लेकिन बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन 2 कहता है दैट मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू स्ट्रोमा, बिल्कुल सही है। थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में कॉन्सेंट्रेशन प्रोटॉन की ज़्यादा होती है, स्ट्रोमा में कम होती है। तो जब प्रोटॉन का ब्रेकडाउन होता है, ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है फ्रॉम द थाइलाकॉइड ल्यूमेन टुवर्ड्स द स्ट्रोमा, एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो प्रोटॉन का मूवमेंट कहाँ से होता है जब एटीपी का सिंथेसिस होता है? वो होता है थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में से टुवर्ड स्ट्रोमा, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3, रिडक्शन ऑफ NADP to NADH2 on the stroma side of the membrane, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि केमियोस्मोसिस में प्रोटॉन ग्रेडियंट को डेवलप करने के लिए क्या होता है कि जो FNR होता है वो प्रोटॉन लेता है फ्रॉम दी स्ट्रोमा, और NADPH का फॉर्मेशन बना हो जाता है। बट द करेक्ट वे टू राइट दिस इज NADPH प्लस H प्लस, ये करेक्ट वे है। यहाँ पे H2 लिखा हुआ है, वो गलत है। द करेक्ट इसको जो करेक्ट फॉर्म होता है लिखने का वो यही होता है NADPH प्लस H प्लस, ठीक है। पर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। फोर्थ स्टेटमेंट कह रही है दैट ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये भी बिल्कुल सही है। प्रोटॉन ग्रेडियंट का जब ब्रेकडाउन होता है तभी तो ATP मिलती है। तो जो इनकरेक्ट, जो नॉट ट्रू स्टेटमेंट है एंड द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन इज स्टेटमेंट नंबर 1, दैट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, वो गलत है। क्वेश्चन 16, इन प्लास्टिड द साइट ऑफ डार्क एंड लाइट रिएक्शन इज, ये नीट 2021 में आया था, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसको, कि जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होती है, और जो लाइट रिएक्शन होती है वो थाइलाकॉइड या फिर ग्राना में होती है। तो डार्क तो स्ट्रोमा हो गया और लाइट ग्राना हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4th। Question 17, the structure that are formed by stacking of organized flattened membranous sac in the chloroplast are number 1 grana, second stroma lamella, third stroma, fourth cristae। ये AIPMT 2015 में आया था क्वेश्चन। इन्होंने पूछा है ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर, इनके स्टैक को हम क्या कहते हैं? हमने कई बार मैंने पढ़ाया भी था कि जो स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड होता है उनको हम बोलते हैं ग्राना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1।
Question 18. In light reaction, plastoquinone facilitate the transfer of electron from 1ps1 to ATP synthase, second ps2 to cytochrome b6f complex, third cytochrome b6f complex to ps1, fourth ps1 to NADP+. ये नीट 2020 में आया था। अब ध्यान से देखना इस डायग्राम को। इसमें ps2 जब एक्साइट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले देता है फियोफाइटिन को, जो उसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन देता है प्लास्टोक्विनोन को, और प्लास्टोक्विनोन फिर इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम b6f को, साइटोक्रोम b6f देता है प्लास्टोसाइनिन को। अब इन्होंने पूछा है जो प्लास्टोक्विनोन है वो फैसिलिटेट कर रहा है द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, तो मैं लिखूं पहले ps2 ने दिया फिर पहले फियोफाइटिन को, फियोफाइटिन ने दिया प्लास्टोक्विनोन को, प्लास्टोक्विनोन ने दिया साइटोक्रोम b6f को। ठीक है, अब ऑप्शन में हमें क्या गिवन है? ऑप्शन में ps1 टू ATP सिंथेस, इनकरेक्ट। ps2 टू साइटोक्रोम b6f कॉम्प्लेक्स, ps2 टू साइटोक्रोम b6f कॉम्प्लेक्स ये हो सकता है, लेकिन इसको अभी ऑप्शन बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। साइटोक्रोम b6f टू ps1 नहीं, ps1 टू NADP+ नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन इज कि ps2 से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? साइटोक्रोम b6f पे गया। किसने फैसिलिटेट किया? प्लास्टोक्विनोन को। क्योंकि ऑप्शन में फियोफाइटिन नहीं गिवन है तो हम ps2 ही लेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। Question 19. Which one CO2 molecule is fixed as one molecule of triose phosphate? Which of the following photochemically made high energy chemical intermediate are used in the reduction phase? NEET 2022 में आया था ये क्वेश्चन। वो कहता है कि जब one molecule of CO2 is fixed as one molecule of triose phosphate, तो जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स, मतलब ATP और NADPH जो है वो यूज्ड हुए थे इन द रिडक्शन फेज ऑफ कैल्विन साइकिल। तो कितने ATP और NADPH यूटिलाइज हुए थे इन द रिडक्शन फेज? सीधा सीधा क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो रिडक्शन फेज ये रहा, रिडक्शन फेज में कितने ATP यूटिलाइज हुए? 2 ATP। कितने NADPH? 2 NADPH यूटिलाइज हुए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन 20. द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस आर, ये नीट 2022 में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेते हैं, तो ये याद रख लेना। जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं, सबसे पहला होता है O2, ठीक है, दूसरा होता है ATP और तीसरा होता है NADPH। तो ये हमेशा याद रखना कि 3 प्रोडक्ट बनते हैं O2, ATP और NADPH। फर्स्ट में दिया है ATP, NADPH, O2, वाटर नहीं बनता, तो पहला तो गलत हो गया। सेकंड ATP, NADPH, फिर वाटर, ये भी नहीं है। ATP, NADPH, CO2 नहीं बनता। फोर्थ ATP, NADPH, O2, तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। Question 21. Which of the following is not a product of light reaction of photosynthesis? नीट 2018 में आया था। देखो पहले वाले में पूछा द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस आर, दूसरे वाले में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेम क्वेश्चन है, घुमा के पूछ लिया, इसलिए मैं कहती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो 3 प्रोडक्ट होते हैं, ATP होता है, ऑक्सीजन भी होता है, NADPH होता है। कौन सा नहीं होता है? NADH नहीं होता है। सो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सेकंड। Question 22. Which of the following pair of micronutrients would help in the light phase of photosynthesis to help in the reaction leading to oxygen evolution? 1 manganese and molybdenum,
second molybdenum and iron, third manganese and chlorine, fourth zinc and chlorine. नीट 2022 में ये क्वेश्चन आया था. सिंपल सी चीज है, बहुत कॉम्प्लिकेट करके पूछ लिया. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक तो ये याद रख लेना. दूसरा ऑक्सीजन इवोल्यूशन, इसका मतलब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि कहाँ पे था? वो PS2 पे था. किस में इन्वॉल्व था? फोटोलिसिस ऑफ वाटर में इन्वॉल्व था. क्या रिलीज कर रहा था? ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था. कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व थे इसमें? एक तो मैग्नीज इन्वॉल्व था, क्लोरीन भी इन्वॉल्व था. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज मैग्नीज एंड क्लोरीन. क्वेश्चन 23, रुबिस्को इज एक्टिव एट pH. रुबिस्को, पहली बात तो ये एक बायफंक्शनल एंजाइम है. ये कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. और जो रुबिस्को होता है वो कौन सी pH पे एक्टिव होता है? वो 8 pH पे एक्टिव होता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, 8. अब ये भी सुनना कि 8 पे क्यों एक्टिव होता है. देखो, जब लाइट रिएक्शन हो रही होती है या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, उस टाइम पे क्या होता है? प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन अंदर इंक्रीज हो जाती है. और जब प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है तो बाहर स्ट्रोमा में प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज होती है. अब डिक्रीज होगी, इसका मतलब किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी? हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी. तो पीएच क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी. और जैसे ही पीएच इंक्रीज हो जाएगी, हमारा रुबिस्को क्या होगा? एक्टिव हो जाएगा. इसलिए वो पीएच 8 होती है. ठीक है. क्वेश्चन 24, chloroplast dimorphism is seen in A, C3 plant, B, C4 plant, C both C3 and C4 plants and D none. C4 प्लांट्स जो होते हैं ना, उनमें दो तरह की फोटोसिंथेटिक सेल्स होती है. एक होती है मीजोफिल सेल, एक होती है बंडल शीथ सेल. ठीक है. अब मीजोफिल सेल के जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उसमें स्टैक थाइलाकॉइड होता है. इसका मतलब ऐसे ऐसे, मतलब, और स्टैक्ड थाइलाकॉइड को क्या बोलते हैं? ग्राना बोलते हैं. तो मैं इनडायरेक्ट वे में कह सकती हूँ कि जो मीजोफिल सेल है उसमें ग्राना प्रेजेंट होता है. ठीक है. वहीं जो बंडल शीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उसमें अनस्टैक्ड थाइलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं. मतलब ये वाला कंडीशन नहीं देखने को मिलती बंडल शीथ सेल में. वहां पे ऐसे दिखते हैं थाइलाकॉइड, ऐसे सिंगल ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं. तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो बंडल शीथ सेल है उसमें ग्राना एब्सेंट होता है, क्योंकि स्टैक्ड ऑफ थाइलाकॉइड को ही तो हम ग्राना बोलते हैं. तो बंडल शीथ सेल में क्या होता है? ग्राना नहीं होता. इसकी वजह से क्या होता है? हमें क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है इन C4 प्लांट, क्योंकि उनके पास क्या है? उनके पास ग्रैंस एनाटॉमी होती है. उनके पास मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल दोनों होती है. तो क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म इज सीन इन C4 प्लांट. C3 में देखने को नहीं मिलता. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन 25, ग्राना इज एब्सेंट इन. मैं ऑलरेडी इसका आंसर दे चुकी हूँ कि जब हमने पहला 24 क्वेश्चन डिस्कस किया था. सो ग्राना किस में एब्सेंट होगी? बंडल शीथ सेल में, क्योंकि वहां पे क्या है? वहां पे अनस्टैक्ड थाइलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, बंडल शीथ सेल. Question 16. In photorespiration, decarboxylation process occur in which organelle of the cell? A. Peroxisome, B. Chloroplast, C. Mitochondria, D. Endoplasmic reticulum. अब जो फोटो रेस्पिरेशन होता है उसमें 3 ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं. एक क्लोरोप्लास्ट होता है, पेरोक्सिसोम होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है. ये याद रख लेना कि 3 ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होती है, और इनका सीक्वेंस भी याद रख लेना. इसको ऐसे याद रख लो, CPM. पहले क्लोरोप्लास्ट होता है, बीच में पेरोक्सिसोम होता है, तीसरे नंबर पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है. और माइटोकॉन्ड्रिया ही वो होता है जिसके अंदर क्या होता है? CO2 रिलीज होती है. मतलब डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता है. ये देख रहे हो, जब ग्लाइसिन से सीरीन बना, यहाँ पे CO2 रिलीज हो गई. ये याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन फोटो रेस्पिरेशन डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस अकर इन विच ऑर्गेनेल ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया. Question 27. What are the conditions that facilitate the oxygenase activity of the Rubisco enzyme? A. High temperature, B. Low carbon dioxide concentration, C. High oxygen concentration, D. All of the above.
अब हमें पता है जो रुबिस्को होता है ना वो एक बायफंक्शनल एंजाइम है, ठीक है। वो दो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी परफॉर्म करता है, वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी परफॉर्म करता है। तो रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कब परफॉर्म करता है? जब टेम्परेचर हाई होता है या फिर जब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी। तो हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजनेज एक्टिविटी परफॉर्म करता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी करेक्ट है। हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Question 28. Which of the following is incorrect with respect to high biomass productivity in C4 plant? A. Lack photorespiration. B. Kranz anatomy. C. High carbon dioxide compensation point. And D. All of the above. क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द हाई बायोमास प्रोडक्टिविटी इन C4 प्लांट। अब देखो C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, ठीक है। तो लैक फोटो रेस्पिरेशन, इसका मतलब ये तो सही है। उनके पास क्या होती है? उनके पास क्रैन्स एनाटमी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। तो क्रैन्स एनाटमी ये भी करेक्ट है। उनके पास हाई कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्पनसेशन पॉइंट होता है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इनके पास जो CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट होता है वो कम होता है, 0 to 10 ppm। बल्कि हाई किस में होता है? हाई होता है C3 प्लांट में। उनके पास 30 से 70 ppm का कॉम्पनसेशन पॉइंट होता है, CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट। वही C4 प्लांट में कम होता है, ठीक है। और CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट से मेरा मतलब है, हमें पता है जब C4 प्लांट्स होते हैं ना, उनमें क्रैन्स एनाटमी होती है। क्रैन्स एनाटमी से मतलब है इसमें मीजोफिल सेल्स होती हैं और बंडल शीथ सेल्स होती हैं। हमारी बंडल शीथ सेल जो होती है ना, वो थिक वॉल होती है। अब थिक वॉल होती है और यहीं पे डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता है ना। CO2 रिलीज होती है और यही CO2 फिर कैल्विन साइकिल में जाती है, C3 साइकिल में चली जाती है, ठीक है। तो बंडल शीथ सेल थिक वॉल होने की वजह से क्या होता है, ये जो CO2 डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू बनती है, ये CO2 वहां पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती रहती है। तो उनमें क्या होता है, CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट बहुत पहले आ जाता है, जबकि C3 प्लांट में क्रैन्स एनाटमी नहीं होती, उनके पास बंडल शीथ सेल नहीं होती। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो CO2 बनी वो फोटो रेस्पिरेशन की, जो CO2 कुछ CO2 तो फिक्स होगी, लेकिन अगर रुबिस्को ने ऑक्सीजनेज एक्टिविटी परफॉर्म कर दी तो जो कुछ CO2 है वो रिलीज हो जाती है, फोटो रेस्पिरेशन के थ्रू वो रिलीज हो गई। तो उन्हें और CO2 चाहिए होती है अपने वो रुबिस्को को कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी परफॉर्म कराने के लिए, इसलिए उनका CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट देर में आता है। वहीं पे C4 प्लांट में जो CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट होता है बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि उनके पास बंडल शीथ सेल है, उनके पास वो कॉम्पनसेटिंग मैकेनिज्म है जिससे वो CO2 को स्टोर कर सकते हैं या एक्यूमुलेट कर सकते हैं इन द बंडल शीथ सेल, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हाई CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्पनसेशन पॉइंट ये गलत है। So the incorrect statement and the correct option with respect to question is third. Question 29. Which of the following act as a proton pump in both cyclic and non-cyclic photophosphorylation process? PS1, PS2, cytochrome B6F और प्लास्टोसाइनिन। कई बार बता चुकी हूँ मैं, इसको तो याद रख लेना। साइटोक्रोम B6F जो होता है ना, वो एक प्रोटॉन पंप की तरह एक्ट करता है। ये देख रहे हो, PS2 ने इलेक्ट्रॉन देते फियोफाइटिन को, फियोफाइटिन ने दिया फिर प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा होता है ना साइटोक्रोम B6F को, वो स्ट्रोमा में से ले लेता है प्रोटॉन, और ये साइटोक्रोम B6F पे एक प्रोटॉन कैरियर की तरह एक्ट करता है या प्रोटॉन पंप की तरह एक्ट करता है, और वो प्रोटॉन फिर ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड में आ जाता है। सो प्रोटॉन पंप कौन एक्ट करता है? एज अ प्रोटॉन पंप की तरह कौन एक्ट करता है? साइटोक्रोम B6F। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Question number 30. Dark reaction is temperature sensitive. True. ये जो पहली वीडियो थी ना, सबसे पहली वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि जो हमारी कैल्विन साइकिल होती है, C3 साइकिल या
लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, बायोसिंथेटिक फेज, ये सब क्या है, ये टेम्परेचर सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि डार्क रिएक्शन में क्या होता है, इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। रुबिस्को एक एंजाइम है ना, और एंजाइम क्या होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव होता है कि ज्यादा ऑप्टिमम से ज्यादा टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो एंजाइम क्या होता है, वो डीनेचर हो जाता है। तो इसकी वजह से डार्क रिएक्शन क्या होती है, टेम्परेचर सेंसिटिव है। ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 31, during Calvin cycle how many ATP and NADPH are utilized to form one molecule of glucose? जब कैल्विन साइकिल में एक CO2 फिक्स होती है तो 3 तो ATP यूटिलाइज होती है, 2 NADPH यूटिलाइज होती है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक कैल्विन साइकिल में एक CO2 फिक्स्ड हो रही है, और इस एक CO2 को फिक्स करने के लिए 3 तो ATP की यूटिलाइजेशन होती है, प्लस 2 ही चाहिए हमें NADPH। अब ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, C6, इसका मतलब मुझे कितने कार्बन फिक्स्ड करने होंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए? मुझे 6 कार्बन फिक्स करने होंगे, तो मैं इससे 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मुझे कितना मिलेगा, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए मुझे 18 ATP और 12 NADPH की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब मुझे कैल्विन साइकिल को 6 टाइम्स चलाना पड़ेगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1, 18 ATP एंड 12 NADPH। Question 32, in which phase of Calvin cycle product of light reaction are utilized? अब कैल्विन साइकिल के 3 फेज होते हैं, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, सेकंड रिडक्शन और थर्ड होता है रीजनरेशन। इसमें पूछा है कि कौन से फेज ऑफ कैल्विन साइकिल में लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट यूटिलाइज होते हैं। तो जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं वो क्या है, ATP और NADPH। ये कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं, वो हो रहे हैं रिडक्शन फेज ऑफ कैल्विन साइकिल। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, रिडक्शन। Question 33, enzyme involved in the carboxylation process of C3 and C4 plant respectively. C3 प्लांट में जो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता है वो होता है मेसोफिल सेल में, वहीं C4 प्लांट जो होता है, अच्छा एंजाइम पूछा है, जो C3 प्लांट होते हैं उसमें कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो रुबिस्को होता है, वहीं C4 प्लांट में जो कार्बोक्सिलेशन में एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है पेप कार्बोक्सिलेज। देख रहे हो यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे तो मीसोफिल सेल में होता है कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी मीसोफिल सेल्स में ही हो रहा है कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो रुबिस्को है, यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो पेप कार्बोक्सिलेज है। सो C3 में रुबिस्को, C4 में पेप कार्बोक्सिलेज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। Question 34, how many photons are required to release one molecule of oxygen? सो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 4 फोटोन यहाँ चाहिए होते हैं, 4 फोटोन यहाँ चाहिए होते हैं। अब ये देख लेना, मैंने यहाँ पे नॉन साइक्लिक ही क्यों कंसिडर किया, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ रिलीज होता है, ऑक्सीजन हमेशा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ही रिलीज होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में नहीं होता, ये याद रखना। तो कितने फोटोन चाहिए, 4 यहाँ चाहिए, इस PS1 को भी एक्टिव करने के लिए 4 फोटोन चाहिए, तो टोटल कितने फोटॉन्स चाहिए, 8 photons चाहिए to release one molecule of oxygen. So correct option is fourth, 8. Question 35. Which of the following is incorrect with respect to the proton gradient formation during light reaction? हमें incorrect बताना है। ये photolysis of water in the lumen of thylakoid, ये भी true है क्योंकि
फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो उसकी वजह से प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है थाइलाकॉइड ल्यूमेन में, तो इसकी वजह से भी एक प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हो सकता है। सेकेंड, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा टू थाइलाकॉइड ल्यूमेन ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये भी करेक्ट है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो प्लास्टोक्विनॉन क्या होता है, वो स्ट्रोमा में से प्रोटॉन ले लेता है और फिर जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है टू साइटोक्रोम B6F, तो साइटोक्रोम B6F क्या होता है, जब प्रोटॉन कैरी एक प्रोटॉन पंप की तरह एक्ट करता है और वो प्रोटॉन स्ट्रोमा में से कहाँ आ जाता है, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में आ जाता है, तो ये भी सही है। FNR टेक प्रोटॉन फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड, ये गलत है। FNR इज फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, वो प्रोटॉन फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड से नहीं लेता बल्कि वो स्ट्रोमा में से लेता है। So, which of the following is incorrect is option number 3 जो है, statement 3 जो है वो incorrect है और correct option है with respect to question number 35. Question 36. Among all the following option given below, which is not a C3 plant? Corn, spinach, tobacco, wheat. हमें पता है जो कॉर्न है, शुगर केन है, वो किसके एग्जाम्पल है, वो C4 प्लांट के एग्जाम्पल है। सो कॉर्न जो है वो एक C4 प्लांट है, ना कि C3 प्लांट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। Question 37. Which of the following is not included in the product of cyclic photophosphorylation? अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ क्या बनती है, एटीपी बनती है, ना वहां पे NADPH बनता है, ना ऑक्सीजन होती है, ना फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है और खाली PS1 ही प्रेजेंट होता है। यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, ऑक्सीजन भी इंक्लूड नहीं होता, NADPH भी इंक्लूड नहीं होता, वाटर भी इंक्लूड नहीं होता, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी इंक्लूड नहीं होता है। क्वेश्चन 38 में हमें फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, वी हैव टू आइडेंटिफाई A, B एंड C। तो जितने भी डायग्राम्स आपकी बुक में गिवन है प्लीज गो थ्रू दोज डायग्राम्स, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस दे देते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 38 है। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई A, B एंड C। अब देख लेते हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक से CO2 आई, सबसे पहले वाटर के साथ कंबाइन होकर उसने हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट पेप के साथ कंबाइन करके, जो कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है, C4 एसिड बनाता है। C4 एसिड ट्रांसपोर्ट होता है फिर बंडशीट सेल में, वहां पे C4 एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है और C3 एसिड बन जाता है। तो CO2 तो यही है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये है डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, क्योंकि इसमें CO2 रिलीज हो रही है। अब ये C3 एसिड वापस से ट्रांसपोर्ट होगा टू मीजोफिल सेल, वहां पे इसका रीजनरेशन होगा और ये वापस से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना लेगा। तो बी क्या है, रीजनरेशन। नाउ लेट्स लुक एट द ऑप्शन। ए फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, बी रीजनरेशन, सी डीकार्बोक्सिलेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। Question 39. Identify the location of Calvin cycle in C3 and C4 plant respectively. अब C3 प्लांट में जो कैल्विन साइकिल है वो हमारी मीजोफिल सेल में होती है, वहीं पे C4 प्लांट जो होता है उनके पास क्रैन्स एनाटमी होती है। उनके पास दो टाइप की फोटोसिंथेटिक सेल होती है, मीजोफिल सेल एंड बंडरशीट सेल। यहाँ पे जो कैल्विन साइकिल होती है वो बंडरशीट सेल में होती है, तो इसको याद रखना। C3 प्लांट में कैल्विन साइकिल मीजोफिल सेल में होती है और C4 में कैल्विन साइकिल बंडरशीट सेल में होती है। सो C3 mesophil cell and C4 bundle sheath cell. So correct option is 3. Question 40. Match the following. A. Stacked of thylakoid. B. Dark reaction pep carboxylate and photolysis of water. और इधर हमें given है stroma, C4 pathway, grana and PS2. So we have to match it correctly. Stacked of thylakoid, grana. So A तो 3. Dark reaction, stroma. Pep carboxylase, C4 pathway. Photolysis of water, PS2. So A3, B1
C2 and D fourth. Correct option is 1. Question 41. Which of the following statement is true regarding the non-cyclic photophosphorylation? Non-cyclic याद रखना, और क्या पूछा है? ट्रू. So both PS1 and PS2 are involved. Correct. PS2 भी है और PS1 भी involved है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम PS2 टू फियोफाइटिन. हाँ, PS2 से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? फियोफाइटिन पे जाता है. ये भी ट्रू है. ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म. ये भी करेक्ट है. O2 भी बनता है, ATP भी बनता है और NADPH भी बनता है. डी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस एट PS2. ये भी करेक्ट है. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहाँ हो रहा है? PS2 पे हो रहा है. FNR टेक प्रोटॉन्स फ्रॉम दी स्ट्रोमा. ये भी करेक्ट है. FNR प्रोटॉन्स कहाँ से लेता है? स्ट्रोमा में से लेता है. हाई प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड एंड लो कॉन्सेंट्रेशन इन दी स्ट्रोमा. ये भी करेक्ट है कि ल्यूमेन में प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और स्ट्रोमा में कम होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में. सो सारी स्टेटमेंट करेक्ट है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. Question 42. Which of the following is incorrect regarding the characteristics of the bundle sheath cell in C4 plant? A. Thick wall. B. Large number of chloroplasts. C. Unstacked thylakoid. D. Does not surround the vascular bundle. अब बंडल शीथ सेल्स जो होती है उनके पास अनस्टैक थाइलाकॉइड होता है. बिल्कुल करेक्ट. उनके पास लार्ज नंबर ऑफ स्टोमैट, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है. एब्सोल्युटली करेक्ट. वो थिक वॉल्ड होती है. एब्सोल्युटली करेक्ट. बट डज नॉट सराउंड द वेस्कुलर बंडल. यहाँ पे तो देखो ये ब्लू कलर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बंडल शीथ सेल और वो सराउंड कर रही है किसको? वेस्कुलर बंडल को. तो ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि जो बंडल शीथ सेल्स होती है दे डू सराउंड द वेस्कुलर बंडल. तो ये इनकरेक्ट है और करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन. Question 43. Which of the following is incorrect regarding the photorespiration? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम आर इन्वॉल्व. ये करेक्ट है क्योंकि 3 ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं फोटो रेस्पिरेशन में. क्लोरोप्लास्ट भी इन्वॉल्व होता है, पेरोक्सिसोम भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है. सेकंड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट इज फॉर्म. ये भी करेक्ट है. एक मॉलिक्यूल तो 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है और एक मॉलिक्यूल बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट का. इट इज ऑल्सो नोन एज ऑटो वॉरबर्ग इफेक्ट. ये भी करेक्ट है क्योंकि जो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने इसको ऑब्जर्व किया था उसका नाम था ऑटो वॉरबर्ग. डी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन डिक्रीजेस. एब्सोल्युटली करेक्ट. फोटो रेस्पिरेशन की वजह से इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग CO2 यहाँ पे क्या हो रही है? डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में जिसकी वजह से CO2 रिलीज हो रही है. तो इसकी वजह से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो होती है वो डिक्रीज होती है क्योंकि जितना प्लांट फिक्स कर रहा है उतना ही वो रिलीज भी करता जा रहा है. अब वो क्यों लॉस हो रहा है उसका? वो हो रहा है फोटो रेस्पिरेशन की वजह से. इसकी वजह से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है. ई पेप कार्बोक्सिलेज इज इन्वॉल्व. ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे पेप कार्बोक्सिलेज इन्वॉल्व नहीं होता. सो क्वेश्चन नंबर 43 का इनकरेक्ट जो है और करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन इज नंबर स्टेटमेंट नंबर ई. क्वेश्चन 44. फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट इन. फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट है इसका मतलब ये बात कर रहे हैं C4 प्लांट के बारे में क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन कहाँ नहीं होता? C4 प्लांट में ही नहीं होता. C3 प्लांट में तो होता है फोटो रेस्पिरेशन और जो शुगर केन होता है वो एक C4 प्लांट है. तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 1. वीट, बार्ले, स्पिनच ये सारे क्या है? ये है सारे C3 प्लांट और इनमें फोटो रेस्पिरेशन होता है. क्वेश्चन 45. रुपेस्को इज अ बायफंक्शनल एंजाइम. ये तो बिल्कुल
सही है कि रुबिस्को बायफंक्शनल एंजाइम है, उसकी दो एक्टिविटी होती है, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन 46, which is not an accessory pigment molecule? क्लोरोफिल ए। करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, क्योंकि जो क्लोरोफिल ए होता है वो एक रिएक्शन सेंटर होता है, वो कोई एक एसेसरी पिगमेंट नहीं है, जबकि क्लोरोफिल बी भी एसेसरी पिगमेंट है, ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड, ये सारे एसेसरी पिगमेंट है, ये खाली हेल्प करने का काम करते हैं। ये लाइट से लेंगे, यहाँ से वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी और फिर ये हेल्प करते हैं इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और द एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर। तो ये हेल्प का काम करते हैं, ये एक एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं, और रिएक्शन सेंटर सिर्फ एक ही होता है, वो होता है क्लोरोफिल ए। So chlorophyll A is not an accessory pigment, is a reaction center. Question 47, what is the wavelength of PS1 and PS2 respectively? जो PS1 होता है वो 700 नैनोमीटर, और PS2 जो होता है वो एक्टिव होता है 680 नैनोमीटर पे। सो 1 700 नैनोमीटर, PS2 680 नैनोमीटर। करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। Question 48, enzyme involved in chemi-osmosis hypothesis is Rubisco, pepcase, ATP synthase और invertase. If you look at the diagram carefully, यहाँ पे सिर्फ एक ही एंजाइम देखने को मिल रहा है, वो है ATP synthase. Rubisco कहाँ मिलेगा? कैल्विन साइकिल में मिलेगा। पेप कहाँ मिलेगा? C4 पाथवे में मिलेगा। एटीपी सिंथेस कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस में देखने को, या फिर थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। इसका काम क्या होता है? एटीपी सिंथेसिस करना। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है एटीपी सिंथेस। Question 49, optimum temperature for photosynthesis in C3 plant is 15 to 25 degrees Celsius, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, 40 to 50 डिग्री सेल्सियस एंड 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पास क्रैंस एनाटमी होती है, जिसकी वजह से CO2 कॉम्पेंसेशन पॉइंट उनका कम होता है। इनके पास फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, जिसकी वजह से ये हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं और हाई इंटेंसिटी को भी टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन जो C3 प्लांट्स होते हैं उनके पास फोटो रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि उनके पास क्रैंस एनाटमी नहीं होती। उनका जो CO2 कॉम्पेंसेशन पॉइंट होता है वो भी देर में आता है फोटो रेस्पिरेशन की वजह से, इसलिए ये लो टेम्परेचर को प्रिफर करते हैं और लो इंटेंसिटी को प्रेफर करते हैं रेदर देन हाई टेम्परेचर। सो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है फॉर फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट इज 15 to 25 डिग्री सेल्सियस। The carbon dioxide compensation point in C4 plant is, मैंने आपको कई बार बताया कि जो C4 प्लांट है उसमें जो उनका CO2 कॉम्पेंसेशन पॉइंट होता है वो 0 से 10 ppm होता है, कम होता है, क्योंकि उनके पास क्रैंस एनाटमी होती है, जिसकी वजह से क्योंकि क्रैंस एनाटमी में क्या होता है कि मेसोफिल सेल्स भी होती है, बंडरशीथ सेल्स भी होती है, और बंडरशीथ सेल थिक वॉल होती है, जिसकी वजह से वो CO2 को एक्यूमुलेट कर सकती है, और CO2 की उसकी वजह से CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। अगर CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रुबिस्को क्या परफॉर्म करेगा? वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो वहां पे थिक वॉल बंडरशीथ सेल की वजह से CO2 जो एक्यूमुलेशन होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। इसका मतलब जो CO2 कॉम्पेंसेशन पॉइंट होता है वो कम होता है, उन्हें कम रिक्वायरमेंट है CO2 की, इतनी ज्यादा नहीं है। जैसे C3 प्लांट में उन्हें CO2 कॉम्पेंसेशन पॉइंट हाई होता है, क्योंकि जितना वो CO2 ले रहे हैं उतना ही वो CO2 रिलीज भी करते जा रहे हैं ड्यू टू फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जो C4 प्लांट होता है इसमें CO2 कॉम्पेंसेशन पॉइंट जो होता है वो 0 से 10 ppm होता है। वहीं C3 प्लांट में जो CO2 कॉम्पेंसेशन पॉइंट होता है वो 30 से 70 ppm होता है, उनका देर में आता है।
फोटो रेस्पिरेशन की वजह से। वहीं C4 प्लांट में बिंडर शीट सेल थिक वॉल होने की वजह से उनका CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट जो होता है वो जल्दी आ जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, 0 to 10 ppm. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। हमने 50 क्वेश्चंस को कवर किया है। मुझे नहीं लगता इसके बाहर भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमने हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही डीपली एंड डिस्कस किया है। हमने हर एक एंगल से क्वेश्चन को फ्रेम करके उन्हें सॉल्व किया है। अगर आपने मेरी पहली 2 वीडियो देखी हैं जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है हर एक चीज़ का, और ये वाली वीडियो देखी जिसमें हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप अगर नीट में इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज प्लीज स्टे ट्यून्ड विद बाय ब्लिंकर्स।